अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो एक बार आईने में ज़रूर देख लें। जी हाँ दोस्तों, आईने में देखने पर कौन दिखाई देगा, हम खुद ही दिखाई देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी ज़िंदगी को बदलने वाली कोई और नहीं है, हम स्वयं ही हमारी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, तो वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर डी प्रजापत और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल के आज 5 से 7 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों 3 दिनों का करंट अफेयर्स का वीडियो हमने एक साथ ही इंक्लूड किया है। 2 दिन का वीडियो हमने अपलोड नहीं किया था, तो वो सब हमने इसी वीडियो में कवर किया है। अगर आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाइए स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अब दोस्तों चर्चा कर लेते हैं उस प्रश्न की जो हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, ये हमारा प्रश्न था, जिसका उत्तर है 1 जुलाई। इसकी बेसिक डिटेल्स जो थी वो सब हमने आपके साथ में डिस्कस कर ली थी। तो ये चिकित्सक दिवस प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, तो डॉक्टर का हमारे समाज में महत्व है, उसकी जो कर्तव्य परायणता है, तो उसका आभार व्यक्त करने के लिए प्रतिवर्ष ये दिन मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है और किसके आधार पर मनाया जाता है, तो ये जो पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री थे जिनका नाम डॉक्टर विधान चंद्र राय थे, जो कि एक चिकित्सक थे, तो उनके सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों एक फैक्ट है कि उनका जन्म और मृत्यु एक ही दिन हुआ था। 1 जुलाई 1982 को पटना बिहार में उनका जन्म हुआ और 1 जुलाई 1962 को पश्चिम बंगाल में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1948 से 1962 तक जो डॉक्टर विधान चंद्र राय थे वो अंतिम समय तक, मृत्यु के अंतिम समय तक पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे थे। केंद्र सरकार द्वारा उनकी स्मृति में डॉक्टर BC राय राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा भी की थी। तो ये सब मुख्य बातें हमने चर्चा की राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के बारे में कि ये 1 जुलाई को मनाया जाता है और ये क्यों मनाया जाता है, डॉक्टर विधान चंद्र राय के सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये मनाया जाता है। तो वैसे तो हम हर एक प्रश्न की जो है डिटेल्स में चर्चा कर लेते हैं, और बाकी हम अभी चर्चा कर लेते हैं उन प्रश्नों की जो हमारे पिछले वीडियो में हमने इंक्लूड किए थे। तो पहला प्रश्न था कि भारतीय तेल निगम यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो श्रीकांत माधव वैद्य को भारतीय तेल निगम यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। दूसरा प्रश्न है कि वस्तु और सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को वस्तु और सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स मनाया जाता है। हाल ही में एडवर्ड फिलिप ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो फ्रांस के जो प्रधानमंत्री थे जो थे एडवर्ड फिलिप, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और फोर्थ क्वेश्चन था फिच रेटिंग्स ने 2021-22 में भारत की विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया, तो ये 8% कर दिया। पिछले महीने जो है फिच रेटिंग्स ने 9.5% बताया था भारत की विकास दर को, GDP को, और अब घटा करके इसको कितना बता दिया कि 2021-22 में ये जो अनुमान है विकास दर का वो 8% रहेगा। पांचवा प्रश्न है किस देश के पूर्व क्रिकेटर एवर्टन वीक का हाल ही में निधन हो गया, तो ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर थे। छठा क्वेश्चन है किस राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राकम का निधन हो गया है, तो मिजोरम राज्य के जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है राकम उनका हाल ही में निधन हो गया। सातवां प्रश्न था विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। आठवां क्वेश्चन था पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान कहाँ शुरू किया जाएगा, तो ये दिल्ली में, जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भारत की राजधानी है, वहाँ पर पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत की जाएगी। नवा क्वेश्चन है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार जून 2020 में बेरोजगारी दर 23.5% से घटकर कितने प्रतिशत रह गई, तो ये जो है 10.9% ही रह गई है। जो किसके द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है वो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। 10वां प्रश्न था भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया है, तो भारत के बाहर जो है अमेरिका के लॉस एंजल्स में विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई है।
अब चर्चा कर लेते हैं उन प्रश्नों की जो हमारे 3 दिनों के भीतर बने हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो भारत ने किस देश के साथ एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बांग्लादेश इसका सही आंसर है। भारत और बांग्लादेश ने 50/50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस कंपनी को बांग्लादेश में एलपीजी व्यवसाय गठित करने के लिए किया गया है। तो अब जैसे इसका मतलब क्या है कि बांग्लादेश में जो है जो एलपीजी का आयात है उसको कम करने के लिए एक संयुक्त प्रयास किया जा रहा है भारत और बांग्लादेश के द्वारा। तो उसके लिए हस्ताक्षर किए गए हैं और ये किस किस के बीच हुई हैं? तो इस समझौते पर हस्ताक्षर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी आरआर होल्डिंग्स लिमिटेड, रस अल खेमा है जो कि यूएई में है, और बांग्लादेश की बेमेस्को एलपीजी की होल्डिंग कंपनी और दुबई स्थित आईओसी मध्य पूर्व एफजेडई के बीच में ये हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस आईआईटी संस्थान ने घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी कानपुर जो है उसने हाल ही में जो है मोबाइल मास्टर जी नामक एक टीचिंग सेटअप को लॉन्च किया है। आईआईटी कानपुर ने घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है और इस सेटअप का उपयोग करके शिक्षकों के वीडियो लेक्चर तथा निर्देशों को रिकॉर्ड किया जा सकता है और इस सेटअप के द्वारा किसी भी एंगल से लेक्चर को रिकॉर्ड किया जा सकता है। मतलब इस तरह से ये इस पोजीशन में बनाया गया है। आप यहाँ फ़ोटो में भी देख रहे हैं। तो जो है जो बोर्ड पर जो इंस्ट्रक्शंस है वो दे रहा हो टीचर, या फिर नीचे पेपर में लिख कर के कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, वो सब इसी तरह से किसी भी एंगल पर जो है रिकॉर्डिंग की जा सकती है। और इस तरह का जो सिस्टम बनाया है वो किसने बनाया? आईआईटी कानपुर में बनाया गया है, जिसका नाम है मोबाइल मास्टर जी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को केंद्र सरकार ने अगले 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो नागालैंड को जो है अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए। और वह इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ पर जो है खतरनाक स्थिति बनी हुई है और उसके लिए जो है अब वहाँ पर अशांत क्षेत्र है तो लोगों को मदद चाहिए होगी, सुरक्षा चाहिए होगी, तो उसके लिए सशस्त्र बलों को तैनात किया गया। और सशस्त्र बलों को तैनात करने के लिए एक अधिनियम है जो है सशस्त्र बल अधिनियम, ठीक है, यानी कि AFSPA, यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है। तो ये एक अधिनियम है जिसके तहत जो है सशस्त्र बलों को वहाँ पर तैनात किया गया और इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरत पड़ने पर सशस्त्र बलों को तलाशी और गिरफ्तारी तथा गोली चलाने का अधिकार मिलता है। अब बात कर लेते हैं नागालैंड की हमारे भारत के मैप में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मणिपुर है, इधर असम का बॉर्डर लगता है और इधर जो है आप देखेंगे तो म्यांमार यहाँ पर स्थित है। अब नागालैंड की कुछ बेसिक डिटेल्स हैं उनको चेक करें तो 1 दिसंबर 1963 को गठन हुआ। जो नागालैंड है उसकी राजधानी है कोहिमा। नागालैंड में 12 जिले हैं। नागालैंड के राज्यपाल RN रवि और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। और नागालैंड में 1 सीट लोकसभा की, 1 सीट राज्यसभा की और विधानसभा की 60 सीटें हैं। नागालैंड में उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो कि कोहिमा खंडपीठ है वो लगती है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। और ये प्रत्येक जो वर्ष है इसमें जुलाई महीने का जो पहला शनिवार आता है उस दिन मनाया जाता है और इस बार पहला शनिवार 4 जुलाई को पड़ा है। तो इस बार 4 जुलाई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ठीक है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन से निपटने में सरकारी समितियों के योगदान को केंद्रित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। और संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 मनाने के लिए कूप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन मुहिम चलाई है। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो ये 1923 में पहली बार मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा शहर कोरोना अवशिष्ट के लिए एक अलग डस्टबिन रखने वाला पहला शहर बन गया? तो ये इंदौर है दोस्तों। इंदौर में जो है कोविड-19 से संबंधित जो भी अवशिष्ट पदार्थ है उन सबको रखने के लिए एक पीले कलर का डस्टबिन रखा गया है और ये किसके द्वारा रखा गया है? इंदौर नगर निगम के द्वारा, ठीक है। और ये डस्टबिन जो है कोरोना संक्रमित जो भी सामग्री है उन सबको एक जगह पे रखने के लिए बनाया गया है।
और मध्य प्रदेश की भारत के मैप में बात करें तो इधर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर महाराष्ट्र है, और इधर है गुजरात, इधर राजस्थान और इधर उत्तर प्रदेश स्थित है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश की हमारे भारत के मैप में बात कर ली हमने। अब राजधानी की बात करें मध्य प्रदेश की तो भोपाल है, सबसे बड़ा जिला इंदौर है, जो कि इंदौर की अपन बात की कि वहाँ पर जो है कोविड-19 से संबंधित जो भी सामग्री है उसके लिए डस्टबिन बनाए गए हैं। और जिलों की संख्या 56 है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। राज्यपाल लालजी टंडन, और दोस्तों आपको पता हो तो अभी हाल ही में जो है जो आनंदीबेन पटेल है उनको लालजी टंडन के स्थान पर जो है, क्योंकि लालजी टंडन का तबीयत जो है अभी ठीक नहीं है, तो उनके स्थान पर कार्य प्रभार किसको सौंपा गया है, वो सौंपा गया आनंदीबेन पटेल को, जो कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल है। ठीक है। अब जो है विधानसभा की सीटें 231 है, राज्यसभा 11 सीटें और लोकसभा के 29 सीटें हैं। और मध्य प्रदेश में कुछ जो है मुख्य पर्यटन स्थल भी हैं, भीमबेटका, पंचवटी, खजुराहो, सांची स्तूप, ग्वालियर का किला और उज्जैन। दोस्तों उज्जैन में जो है हर 12 वर्षों में कुंभ के मेले का आयोजन होता है, जो कि विश्व स्तर पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इस तरह से हमने बात कर ली मध्य प्रदेश की। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में फूडटेक कंपनी स्विगी ने अपना नया डिजिटल वॉलेट लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की? तो ICICI बैंक के साथ में स्विगी ने अपनी जो है डिजिटल वॉलेट लॉन्च करने के लिए भी हाल में साझेदारी की है, और जो डिजिटल वॉलेट है उसका नाम है स्विगी मनी। ठीक है, तो वो ICICI बैंक के साथ में साझेदारी करके लॉन्च कर रही है। और इस सुविधा से क्या होगा, उपयोगकर्ताओं को सिंगल क्लिक चेकआउट की सुविधा प्रदान की जाएगी। अब स्विगी की बात कर लेते हैं, तो स्विगी का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, और स्विगी के CEO हैं श्रेषा मेजोरिटी। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं ICICI बैंक की, तो ICICI बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, और CEO है संदीप बख्शी। अगला प्रश्न है, जियो प्लेटफॉर्म्स में हाल ही में किस कंपनी ने 1894.5 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो दोस्तों ये कंपनी है इंटेल कैपिटल। ठीक है, तो उसने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स में 1894 करोड़ रुपए का निवेश किया है दोस्तों, और ये निवेश करने वाली 12वीं कंपनी है दोस्तों। इससे पहले 11 कंपनियों ने इसमें जो है निवेश कर दिया है, और ये कब से कर रहे हैं, 22 अप्रैल 2020 से इसमें निवेश होना शुरू हुआ, और अब तक 12 कंपनियों ने जो है जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश कर दिया है। और अभी जो है जैसे इंटेल कैपिटल ने जो है इसमें निवेश किया, तो उसकी हिस्सेदारी इसमें 0.39 यानी कि 0.39% की इसमें हिस्सेदारी जियो में होगी, किसकी, इंटेल कैपिटल की। अब अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में वकीलों की वित्तीय सहायता के लिए प्रति माह 3,000 रुपये के वजीफे की घोषणा की गई है? तो ये तमिलनाडु राज्य में जो है वकीलों के लिए 3,000 रुपये के वजीफे की घोषणा की गई है। और इस वजीफे की घोषणा इसलिए की गई कि जो तमिलनाडु की जो बार काउंसिल है उसने बहुत समय पहले से इसकी मांग कर ली थी कि जो जूनियर वकील हैं उनके लिए इस तरह का वजीफा घोषित किया जाए, और तमिलनाडु सरकार ने अब इसको घोषित कर दिया, और 2 साल तक जो है 3,000 रुपये की वजीफा मिलेगी। तमिलनाडु की यहाँ पे बात करें, आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इधर आंध्र प्रदेश है, इधर कर्नाटक राज्य स्थित है, और नीचे की तरफ आप जाएंगे तो केरल राज्य, और इधर जो है आप देखेंगे तो इधर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर नीचे की तरफ लगता है। ठीक है। अब तमिलनाडु की बेसिक डिटेल्स को चेक करें तो 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ, राजधानी चेन्नई है, और तमिलनाडु में 32 जिले हैं। राज्यपाल जो है बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी है। लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 235 सीटें तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में उच्च न्यायालय लगता है मद्रास उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों पंजाब में कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार का उद्घाटन किया गया है, और ये कहाँ पर किया गया? तो पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार का उद्घाटन किया गया, और इसका जो उद्घाटन है दोस्तों ये यूनानी स्टील एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं पंजाब की हमारे भारत के मैप में, तो आप रेड कलर में देख रहे हैं यह है पंजाब। ठीक है। ऊपर जाएंगे तो इधर हिमाचल प्रदेश है, इधर जो है जम्मू और कश्मीर है, और इधर जो है हरियाणा, इधर राजस्थान, तथा इधर जो पाकिस्तान का लाहौर है वहाँ उसकी बॉर्डर यहाँ पर पंजाब के साथ लगती है।
पंजाब की बेसिक डिटेल्स को चेक करें तो 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ। राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब का सबसे बड़ा जिला लुधियाना, जिलों की संख्या 22 है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह है। राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है। ठीक है, तो आप फोटोज़ देख रहे हैं, मुख्यमंत्री ये हैं और राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। विधानसभा की 117 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें, लोकसभा की 13 सीटें। उच्च न्यायालय लगता है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा गया है? तो इसरो का जो मुख्यालय है जो कि वाशिंगटन डीसी में स्थित है, तो उसका नाम जो है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ठीक है, तो उनके नाम, सॉरी यहाँ पे जैक्सन है, तो उनके नाम पर यहाँ पर रखा गया है। किसका? नासा का जो मुख्यालय है उसका नाम। ठीक है, तो आप जो फोटो में देख रहे हैं यह है इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन। तो उनके ही नाम पर जो है नासा का जो मुख्यालय है जो कि वाशिंगटन डीसी में, उनका नाम रखा गया है। और ये जो मैरी डब्ल्यू जैक्सन है वो एक गणितज्ञ तथा एरोस्पेस इंजीनियर थी। अब दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो कैसा लग रहा है आप ज़रूर से कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो जो फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक है वो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू, उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया है। और ये पुस्तक जो है CA पट्टाभिराम द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक में जो है वो क्या क्या दिया हुआ है, तो उच्च शिक्षा से संबंधित जो प्रमुख बिंदु है जैसे कि छात्र शिक्षक संबंध, शिक्षण कला व विधि, प्रयोगशाला और परीक्षाओं के जो अन्य मानदंड है उनके बारे में इसमें शामिल किया गया। और इस पुस्तक में कोविड-19 महामारी के दौरान जो भी बदलाव किए गए हैं अब तक, उन सब के बारे में भी लिखा गया है। तो आप जो फोटो में देख रहे हैं यह है हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि APEC के शिखर सम्मेलन को रद्द करने की घोषणा की? तो न्यूजीलैंड ने जो है 2021 का जो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का जो शिखर सम्मेलन है उसको स्थगित करने का जो है ऐलान किया है कि 2021 में वह आयोजन नहीं करेगा। और ये शिखर सम्मेलन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित होना था, लेकिन जो कोविड-19 महामारी चल रही है उसके कारण इसको रद्द किया गया। वो बोल रहा है कि जो APEC समिट 2021 है उसको वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आधारित आयोजित किया जाएगा। 2020 की बात करें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट की, तो वो मलेशिया द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अपेक की बात करें दोस्तों तो 1989 है उसमें इसका गठन हुआ। और अपेक का जो हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में स्थित है। और अपेक के वर्तमान में CEO हैं डॉक्टर रेबेका फातिमा इस्टामारिया। ठीक है, ये पूरा नाम इनका है, रेबेका फातिमा इस्टामारिया। तो ये हमने बात कर ली अपेक की। अगला प्रश्न है, हालिया आसियान शिखर सम्मेलन के 36वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये वियतनाम में किया गया है 36वें संस्करण का जो आसियान शिखर सम्मेलन है उसका। इसकी बेसिक डिटेल्स को चेक करें तो आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। ठीक है, तो आसियान समिट 2020 का जो 36वां संस्करण था उसका आयोजन वियतनाम के हनोई में वर्चुअली किया जा रहा है। और विषय क्या है इस बार का जो आसियान शिखर सम्मेलन हो रहा है उसका? तो कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव आसियान, ये इसका विषय है। और मुख्य उद्देश्य क्या है? कोविड-19 महामारी, प्रतिक्रिया, महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारी के साथ साथ भविष्य में सहयोग, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और आसियान शिखर सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। और इस बार जो है ये अप्रैल 2020 में आयोजित होना था, लेकिन ये 36वां आयोजित होना था लेकिन नहीं हुआ। कोविड-19 महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। लेकिन जो है अब ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है? अभी भी ये वियतनाम में हो रहा है, लेकिन जगह चेंज हो गई है। पहले दा नांग में होना चाहिए था, लेकिन अभी कहाँ हो रहा है? ये वियतनाम के हनोई शहर में स्थित वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ड्रग डिस्कवरी हैकाथन को दवा की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने हेतु शुरू किया गया है? तो जो रमेश पोखरियाल निशंक है उनके द्वारा ड्रग डिस्कवरी हैकाथन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, दवा खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए ड्रग डिस्कवरी हैकाथन को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और विज्ञान
और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया है। और देश की ये पहली राष्ट्रीय पहल है जो दवा खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए शुरू की गई है। दवा खोज प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए इस पहल के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की जो प्रतिभाएं हैं उनको आकर्षित किया जाएगा। तो आप जो फोटो में देख रहे हैं यह है केंद्रीय विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और यह है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हाल ही में किसने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स के से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया गया है? तो राज चेट्टी और सिद्धार्थ मुखर्जी, इन दोनों को ही जो है 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया गया है। और सिद्धार्थ मुखर्जी जो हैं भारतीय अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक तथा फिजिशियन है। और राज चेट्टी जो है वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर। इन दोनों के ये पुरस्कार जो है कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किए गए जो उनका प्रयास थे और उनका योगदान था उसके लिए कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में शामिल 38 अमेरिकी नागरिकों के साथ में सम्मानित किया है। सिद्धार्थ मुखर्जी को 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया तथा राज चेट्टी को 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो जो आप फोटो में देख रहे हैं यह है सिद्धार्थ मुखर्जी और दूसरी फोटो देख रहे हैं यह है राज चेट्टी जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। अगला प्रश्न है द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो द डायना अवार्ड 2020 जो है प्रिया ठकराल ने जीता है। और दोस्तों ये 13 वर्षीय एक स्कूली छात्रा है जो कि दिल्ली में स्थित है, ब्रिटिश स्कूल उसकी छात्रा है। और उनको जो ये अवार्ड है वो रिसाइकलर ऐप के लिए दिया गया है। उन्होंने एक ऐप डेवलप किया था, ठीक है, उसके लिए दिया गया। और ये जो ऐप है दिल्ली के रैग पिकर्स की मदद के लिए उपयोगकर्ताओं को वेस्ट हैंडलर से जोड़ने के लिए विकसित किया है। और यह एक वेब बेस्ड मोबाइल ऐप है। डायना अवार्ड की बात करें तो 1999 में यूनाइटेड किंगडम और दुनिया भर में युवाओं के सामाजिक कार्यों और मानवीय प्रयासों को पहचान दिलाने के लिए डायना की याद में डायना अवार्ड शुरू किया गया था। और यह अवार्ड प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को दिया जाता है। तो दोस्तों द डायना अवार्ड 2020 जो है वो प्रिया ठकराल ने जीता। और जो फोटो में दिख रही है यह है प्रिया ठकराल जिन्होंने द डायना अवार्ड 2020 जीता है। अगला प्रश्न है हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया, वह कौन थी? तो ये कोरियोग्राफर थी दोस्तों जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया। और ये बॉलीवुड में कोरियोग्राफर थी और इनका असली नाम था निर्मला नागपाल। ठीक है, उन्होंने नजराना में छोटी श्यामा की भूमिका निभाई और बाल कलाकार के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। 1950 के दशक में डांसर बी सोहन लाल के मार्गदर्शन में उन्होंने विमल राय की जो मधुमती फिल्म थी उन्होंने बतौर बैकग्राउंड डांसर काम किया। उनकी जो पहली फिल्म थी गीता मेरा नाम, तो उस फिल्म में कोरियोग्राफर के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य किया जो कि 1974 में आई थी। और उनकी आखिरी फिल्म थी कलंक 2019 में आई और उसमें माधुरी दीक्षित जो थी उनका एक गाना था तबाह हो गया, तो उस गाने को उन्होंने कोरियोग्राफ किया था। फोटो में आप देख रहे हैं यह है सरोज खान जो कि बॉलीवुड कोरियोग्राफर थी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद द्वारा धर्म चक्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इस बार 4 जुलाई को मनाया गया है। और दोस्तों ये कब मनाया जाता है? तो ये आषाढ़ पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, और इसके बारे में बेसिक डिटेल्स को चेक करिए तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद द्वारा प्रतिवर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो आषाढ़ पूर्णिमा पड़ी है वो 4 जुलाई को पड़ी है। ठीक है, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश के स्मरण में ये दिवस मनाया जाता है। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश हिरण उद्यान जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सारनाथ में स्थित है वहाँ पर दिया। और इस दिन को जो है गुरु पूर्णिमा के रूप में बुद्धों के साथ साथ जो बौद्धी हैं उनके साथ साथ हिंदू भी इस दिवस को मानते हैं। ये दिवस धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि धर्म के चक्र की ओर मुड़ने के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जीन कैस्टेक्स किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये जीन कैस्टेक्स जो है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। और आपको हाल ही में पता है कि जो वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री थे एडवर्ड फिलिप, तो उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो है मैनुअल मैक्रों, तो उन्होंने जो है जीन कैस्टेक्स को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो आप फोटो में देख रहे हैं यह है जीन कैस्टेक्स। ठीक है,
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? तो राष्ट्रपति चुनाव अभी हाल में हुए हैं रूस में, तो वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन जो है उनको राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है जीत दर्ज उन्होंने हासिल की है। और हाल ही में जो ये चुनाव हुई हैं उसके आधार पर जो है वो 2036 तक रूस के अगले जो है राष्ट्रपति रहेंगे। यहाँ पे प्रधानमंत्री गलत लिख दिया, ठीक है, तो राष्ट्रपति रहेंगे और उनका कार्यकाल जो है 2024 तक था, लेकिन अब जनता ने जो है उनको जो है चुनाव में जीत दिलाकर 12 वर्षों का उनको एक्सटेंशन जो है बढ़ा दिया। तो आप फोटो में देख रहे हैं, यह है रूस के जो राष्ट्रपति वो है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में किसानों को फसल ऋण देने के उद्देश्य से बलराम योजना शुरू की गई है? तो उड़ीसा राज्य में जो है किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना के तहत क्या है, जो भूमिहीन किसान है उनको फसल ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बलराम योजना शुरू की गई। और इस योजना में 7 लाख भूमिहीन किसानों को अगले 2 वर्षों में कृषि ऋण दिया जाएगा। ये योजना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से शुरू की गई, यानी कि नाबार्ड द्वारा शुरू की गई है। उड़ीसा की बात करें दोस्तों, तो आप भारत के मैप में देख रहे हैं, यह है रेड कलर में उड़ीसा, ठीक है। नीचे आप जाएंगे तो इधर जो है आंध्र प्रदेश है, ऊपर की तरफ छत्तीसगढ़, और इधर जाएंगे तो यहाँ पर जो है आप झारखंड पाएंगे, और इधर पश्चिम बंगाल, और इधर बंगाल की खाड़ी। तो इस तरह से उड़ीसा के हमारे भारत के मैप में स्थिति होगी। उड़ीसा के गठन की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ। राजधानी भुवनेश्वर है, जिले 30 है, और वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल। राज्यसभा की 10 सीटें, लोकसभा की 20 सीटें और विधानसभा की 147 सीटें हैं। और उड़ीसा का जो प्राचीन नाम है वो था कलिंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ई लर्निंग पोर्टल लीड को लॉन्च किया है? तो दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि हमारे भारत की राजधानी है, तो वहाँ पर जो है ई लर्निंग पोर्टल है जिसका नाम है लीड, तो वो लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल पर 10,000 से अधिक शिक्षण सामग्री तथा पाठ्यक्रम प्रदान किए गए हैं। और इसमें डिजिटल QR कोडेड टेक्स्ट बुक, लर्निंग आउटकम, व्याख्यात्मक वीडियो, अभ्यास प्रश्न पत्र, मूल्यांकन इत्यादि सब कुछ शामिल होंगे। लीड की फुल फॉर्म की बात करें तो लर्निंग थ्रू ई सोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया, जो कि आप फोटो में देख रहे हैं, यह है मनीष सिसोदिया, इनके द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है ई लर्निंग पोर्टल लीड, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया। अब दिल्ली के हमारे भारत के मैप में बात करें तो साधारण सी बात है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में यहाँ पर आप देखेंगे रेड कलर में बिल्कुल छोटा सा, तो यह है दिल्ली, जो कि हमारे भारत की राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। एक दोस्तों अब चर्चा कर लेते हैं उस प्रश्न की जो कि आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना है। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे और पूरी डिटेल के साथ में आप लिखेंगे। आने वाली वीडियो में हम इस प्रश्न की ज़रूर से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये थे आज जो है 5 से 7 जुलाई तक के करंट अफेयर्स। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइए, कमेंट बॉक्स में आप जो है इसका फीडबैक ज़रूर से दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए। और दोस्तों स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाइए और स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।